तो मित्रों, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर MHD 5 जून 2022 न्यू आंसर। ठीक है, तो ये PYQ है। लेकिन जितने भी लोगों ने PDF खरीदा है, मतलब उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर, जो जून 2022 का पेपर है उसका एक दो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया है, जो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि PDF में मतलब बहुत सारी चीज़ें इजी करके बनाई गई है MHD 5 की, फिर भी अगर टफ लग रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर हो जाए। और ये MHD 5 जो बुक है ना, ये बिल्कुल मतलब कोई स्टोरी नहीं है जिसे आप लोग पढ़कर आएंगे और उसको अपने हिसाब से लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को ये MHD 5 थोड़ा टफ लगता है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, जितने भी लोगों ने PDF खरीदा है उनको ये न्यू नोट्स जरूर मिल जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शांत होकर इस आंसर को समझने की कोशिश करें, तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। बढ़ते आगे और हम लोगों को मतलब हम लोग देखते हैं पहला जो प्रश्न है कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के संबंध में भारतीय और पश्चिमी आचार्यों के मतों पर प्रकाश डालिए। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि काव्य हेतु लिखा हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि काव्य प्रयोजन है, तो दो चीजें आप लोगों को देखने को मिल गई। साथ ही साथ में इस क्वेश्चन में और भी दो चीजें हैं, जैसे कि एक भारतीय पूछा गया है और एक पूछा गया है पश्चिमी। मतलब भारत का मैप जब आप लोग देखेंगे तो भारत के मैप से पश्चिम साइड में जो जितने भी देश हैं उसमें से वहां पर भी कवि हुए हैं जो कि अंग्रेज कवि हैं। भारत में भारतीय कवि हैं, संस्कृत पढ़ने वाले विद्वान हैं। लेकिन पश्चिमी आचार्यों का मतलब हो गया पश्चिम में, मतलब वो सभी के सभी अंग्रेज लोग हैं। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी उन लोगों की भाषा रही होगी। इसलिए पश्चिमी आचार्यों के जो नाम हैं या फिर पश्चिमी लेखकों कवियों के जो नाम हैं वो अंग्रेजी टाइप के हैं, और जो भारतीय हैं वो हमारे भारतीय स्टाइल में इन सबका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य हेतु काव्य प्रयोजन दोनों पूछा गया है और दोनों आचार्यों के मतों से, मतलब भारतीय और पश्चिमी भी। तो इस आंसर में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए काव्य हेतु यहाँ पर भारतीय और पाश्चात्य दोनों को हम लोग एक साथ समझ लेंगे। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन काव्य हेतु को इन दोनों लोगों को एक साथ देखेंगे और काव्य प्रयोजन को भी इन दोनों के साथ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भूमिका देखते हैं। भूमिका में क्या लिखना है कि काव्य हेतु क्या है और काव्य प्रयोजन क्या है, पहले तो हमें जानना पड़ेगा तभी तो लिख पाएंगे। तो देखिए, जब हम काव्य हेतु की बात करते हैं तो यह सवाल होता है कि कवि जो है, अच्छा अब बताइए आप लोग, काव्य हेतु या फिर जो भी लेखनी का काम करेगा कौन करेगा, कवि ही करेगा। तो कवि, यहाँ पर एक सवाल और मन में आता है कि काव्य का मतलब क्या है। हेतु तो बाद में देखेंगे, काव्य का मतलब होता है कविता। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारे मन में काव्य हेतु की बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि कवि जो है वो कविता क्यों लिखता है, जो कवि लोग होते हैं वो कविता क्यों लिखते हैं। और जो काव्य प्रयोजन है, मतलब कविता लिखने से क्या हासिल होता है, काव्य लिखने का प्रयोजन ही क्यों है, काव्य लिखने की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, तो इसे अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे कोई व्यक्ति गाना गाता है, मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए, कविता क्यों लिखना है, अगर लिखना भी है तो इसकी जरूरत क्या है। यही हो गया, पहला हो गया कि कविता क्यों लिखना है, ये हो गया काव्य हेतु। काव्य हेतु हो गया कविता क्यों लिखना है। काव्य प्रयोजन का मतलब है कि काव्य या फिर कविता लिखने से क्या हासिल होगा। तो इसे अगर हम लोग आसान भाषा में और समझें तो जैसे कोई व्यक्ति है जो गाना गाता है, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं हैं, जो व्यक्ति गाना गा रहा है उसके अंदर फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। तो ये हो गया उसकी हेतु, मतलब वो क्यों गा रहा है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स है। अच्छा, और जो सुनने वाला व्यक्ति है और सुनने वाले को खुशी और सुकून मिलता है। ठीक है, तो सुनने वाले को क्या मिलता है, खुशी मिलता है, तो ये हो गया उसका प्रयोजन। तो क्यों और क्या से अगर हमें आंसर मिल रहा है
तो इसका मतलब वहाँ पे कविता लिखना सही है। जैसे कविता क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर फीलिंग्स है। जिसके अंदर फीलिंग्स होगी, जिसके अंदर कविता लिखने की टैलेंट होगी, वही कविता लिख पाएगा, हर कोई नहीं लिख पाएगा। तो जिसके अंदर है वो हो गया काव्य हेतु। काव्य मतलब कविता लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसके अंदर है। क्या लिख रहा है? कविता लिख रहा है, ठीक है। तो क्यों लिख रहा है ये तो हो गया, ठीक है। लिखने से क्या होगा? तो जो लोग पढ़ेंगे उनको शांति मिलेगी, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, उनके अंदर एक नई जोश जागेगी, ठीक है। समाज में चल रहे बुराइयों को वे लोग जान पाएंगे, समाज में चल रहे अच्छाइयों को जान पाएंगे। किसी भी विषय में अगर लिखा जा रहा है, समाज, प्रकृति, चाहे किसी भी चीज में लिखा जा रहा है, किसी भी विषय पर, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो देखिए, काव्य हेतु जो है, इसके भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों के जो मत हैं उसको हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे, ठीक है। तो काव्य हेतु की अवधारणा जो है, मतलब काव्य हेतु का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो काव्य हेतु वह कारण है जिसके कारण कवि कविता लिखता है। काव्य हेतु का अवधारणा क्या है कि कोई भी एक कारण होना चाहिए जिसके कारण कविता लिखी जाए। मान लीजिए किसी के कोई भी व्यक्ति है जो समाज में या फिर समाज की किसी बुराइयों को देखता है, या फिर प्रकृति के किसी भी एक इमेज को वो देखता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई कारण होगा, तब वो कविता लिख पाएगा, ठीक है। तो काव्य हेतु की अवधारणा यह है कि काव्य हेतु वो कारण है जिसके कारण कविता लिखा जाता है। अगर कारण नहीं रहेगा तो कविता नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति अचानक बहुत खुश हो जाए और वो गुनगुनाने लगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक बहुत खुश हो गया एक दिन और वो गुनगुनाने लगा, कोई गाना गुनगुनाने लगा। वो गुनगुनाना उसकी अंदरूनी भावना का परिणाम है, यही हेतु है। मतलब वो जो गुनगुना रहा है, अचानक उसकी खुशी के मारे वो गुनगुना रहा है, तो उसके अंदर से जो गुनगुन की जो आवाज निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, वो उसकी अंदरूनी शक्ति है, उसकी भावनाओं को निकाल रहा है वो। तो वही हो गया हेतु, ठीक है। आगे देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गुनगुना रहा है, अचानक ही गुनगुनाने लगे, तो उसके अंदर जरूर कोई ना कोई फीलिंग्स होगी, इसलिए गुनगुना रहा है, ठीक है। तो यही मतलब भावना है, तो इसको हम लोग हेतु कहेंगे। अब देखिए, भारतीय आचार्यों के जो मत है वो तीन मुख्य धाराओं में माने जाते हैं। तो भारतीय आचार्यों ने काव्य हेतु के तीन मुख्य आधार माने हैं, ठीक है। जैसे पहला नंबर है प्रतिभा। पहला क्या है? प्रतिभा। अब देखिए, प्रतिभा को हम लोग और क्या कह सकते हैं? टैलेंट भी कह सकते हैं। जैसे यह जन्मजात शक्ति है। प्रतिभा कोई यहाँ पर आकर बटोरता नहीं है, कोई यहाँ पे प्रतिभा को मतलब इधर उधर से कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो उसके अंदर ही ये प्रतिभा भगवान के द्वारा दी जाती है। तो यह जन्मजात शक्ति है। जैसे कोई बच्चा बिना सीखे बहुत अच्छा गाना गा लेता है। उदाहरण के तौर पर, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, जो MHD 5 जो है वो कोई स्टोरी नहीं है। हर चीज में समझने के लिए हमें उदाहरण चाहिए। तो जैसे कोई बच्चा जो है वो सीख मतलब कोई भी बिन चीज है जो बिना सीखे हुए बहुत अच्छा गाना गा लेता है, ठीक है। कोई भी बच्चा मान लीजिए गाना गाता है, लेकिन उसने कहीं पे सीखा नहीं है जाकर, कोई म्यूजिक क्लासेस में नहीं गया, कहीं पे कोई ट्रेनिंग नहीं ली, वो अपने आप ही अच्छा गाना गा लेता है। तो उसी तरह कवि में भी स्वाभाविक काव्य प्रतिभा होती है। जो कवि लोग होते हैं उनमें अचानक ही ये चीजें निकल जाती हैं सामने, क्योंकि उनके अंदर होती है, बस निकलना बाकी रहता है। वरना आप लोग अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो हर व्यक्ति कविता क्यों नहीं लिखता? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर नहीं है। जिसके अंदर है वो लिख लेता है। कोई ऐसा है जो लिखना तो चाहता है लेकिन लिख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। दूसरों को देखता है तो मोटिवेट होता है, लेकिन लिख नहीं पाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर पहले से भरी होती है, जो कि जन्मजात होती है। भारतीय आचार्यों का पहला मत यह है कि प्रतिभा जो है वो जन्मजात है। दूसरा क्या है कि अभ्यास है। भारतीय आचार्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास से कला जो है वो निखरती है। भारतीय आचार्य कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से सारी चीजें हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप लोगों ने ये कोट मतलब मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों ने सुना होगा। तो निरंतर अभ्यास करने से जो हमारे अंदर कला होती है वो निखरती है। तो जैसे रोज लिखने वाला छात्र जो होता है वो धीरे धीरे अच्छा निबंधकार भी बन जाता है। रोज अगर लिखने की प्रैक्टिस की जाए तो लिखावट भी सुंदर हो जाएगी, और लिखते लिखते
एक अच्छा निबंधकार भी बन सकता है कोई। ठीक है, तो दूसरा हो गया हमारे भारतीय आचार्यों के मत से अभ्यास। तीसरा क्या है? व्युत्पत्ति मतलब ज्ञान। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग सीखते भी हैं। जैसे देखिए, शास्त्र और अनुभव का ज्ञान काव्य को गहराई देता है। मान लीजिए आपको कोई कविता लिखना है, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब केवल आप जन्मजात लेकर आए हैं बोलकर आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए भारतीय आचार्यों ने तीनों चीजों को माना है कि जन्मजात भी शक्ति चाहिए, अभ्यास भी चाहिए और व्युत्पत्ति भी चाहिए। व्युत्पत्ति का मतलब हो गया ज्ञान भी चाहिए आपके अंदर। मान लीजिए आपको कोई कविता लिखना है और उसमें आप लोगों को आपको कोई अच्छा सा वर्ड भी यूज करना है, पर वो वर्ड आपने जन्मजात नहीं लिया है। वर्ड आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, तभी आप जाकर वहाँ पे वर्ड को यूज करेंगे, शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो कि अच्छे लगेंगे कविता में। कविता जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं, तो वो जो शब्द होते हैं वो बनाए जाते हैं, सीख कर लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने ज्ञान के बलबूते पर लिखी जाती है। इसका उदाहरण कैसे समझें? जैसे कोई शिक्षक है, अपने अनुभव से उदाहरण देकर विषय को और अधिक स्पष्ट कर देता है। मान लीजिए कोई टीचर है जो हमें पढ़ा रहा है, वो क्या करता है, हमें समझाने के लिए चीज़ों को अलग अलग तरीके से उदाहरण लेता है ताकि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें घुस जाएं। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय दृष्टि में काव्य हेतु केवल भावना नहीं है, बल्कि प्रतिभा प्लस अभ्यास प्लस ज्ञान का संयुक्त परिणाम है। मतलब आचार्यों का, भारतीय आचार्यों का मानना है कि जो काव्य हेतु है उसमें ये तीन चीज चाहिए जो कि अनिवार्य है। तो हम लोगों ने देख लिया भारतीय आचार्यों के मत से काव्य हेतु में क्या चाहिए। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी आचार्यों के मतों से मतलब काव्य हेतु में क्या चाहिए। तो देखिए, पाश्चात्य, पश्चिमी और पाश्चात्य एक ही बात है। तो पाश्चात्य विचारकों ने काव्य हेतु को भावनाओं और कल्पना से भी जोड़ा। इन्होंने भावनाओं को तो साथ में रखा, लेकिन इन्होंने इसके साथ इमेजिनेशन भी जोड़ दिया, जिसको कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिभा आया, अभ्यास आया, व्युत्पत्ति आया भारतीय आचार्यों के मत से। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी आचार्यों के मत से क्या क्या आता है। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर जो आचार्यों का नाम है वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय आचार्यों ने सभी, लगभग सभी ने इन चीजों को माना है, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को। यहाँ पर पाश्चात्य या फिर पश्चिमी में क्या हुआ है, जिन लोगों ने जिसका माना है वो उसका यहाँ पे वर्णन दे दिया है। जैसे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल को हम लोग हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। तो इनका जो काव्य है, इनकी जो कविता है, इन्होंने भी कविता लिखी है। ठीक है, तो इनकी जो कविताएं हैं वो कहते हैं कि ये अनुकरण है। अनुकरण का मतलब हो गया कॉपी पेस्ट, जो आज आज हम लोग, मतलब आप लोग यूट्यूब पर भी देखेंगे, कहीं पे भी लिखा होता है कि कॉपी पेस्ट करके लाखों कमाइए। तो ये जो कॉपी पेस्ट जो शब्द है, अरस्तु ने माना इसको कि ये, मतलब वो कहते हैं कि सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में क्या करते हैं, अपने माता पिता के, अपने बड़ों की, जो भी बड़े होते हैं उनकी ही नकल करते हैं। वैसे ही जो कवि जो होते हैं, मतलब अरस्तु का कहना है कि वैसे ही जो कवि लोग हैं, वो जीवन और समाज का कलात्मक चित्रण करता है। मतलब हमारे समाज में और जीवन में जो घटनाएं घट रही होती हैं, उसी का हम लोग कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कोई दोस्त है, कोई भी व्यक्ति है जो किसी समाज पर, कुछ पर अगर कोई घटना घट गई है, उसके ऊपर अगर कुछ लिख रहा है, तो घटना तो ऑलरेडी घट गई है, घट चुकी है। उसको अगर लिख रहा है तो कॉपी पेस्ट ही तो हुआ। तो एरिस्टोटल या फिर अरस्तु का कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। कवि जो होता है वो अनुकरण करता है। ठीक है, दूसरे नंबर एक व्यक्ति है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका कविता के, मतलब ये कविता के बारे में क्या कहते हैं, प्रबल भावनाओं का स्वाभाविक उद्गार है। मतलब जैसे कि किसी पुराने दोस्त को याद करके अचानक कविता लिखने का मन हो जाना। जैसे मान लीजिए आपका कोई पुराना दोस्त है जो बहुत दिन से बिछड़ गया है, उसको अचानक उसकी याद आती है और आप उसके बारे में कविता लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, आपके अंदर उस दोस्त के प्रति जो प्रबल भावनाएं जागी, अचानक जो भावनाएं निकल कर आई, उसका स्वाभाविक आप उद्गार कर रहे हैं, मतलब उसको व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य के बारे में। सैमुअल टेलर कॉलेज का कहना है कि कल्पना ही काव्य का मूल है। सैमुअल टेलर कहते हैं कि जो हम लोग इमेजिनेशन कहते हैं, जैसे कि बादलों को देखकर किसी को उड़ते हुए हाथी जैसा दृश्य कल्पना में दिखे,
यही रचनात्मक कल्पना है। मान लीजिए बादल उड़ रहे हैं, आपने आकाश में देखा बहुत सारे बादल, मतलब अलग अलग जगह पे आकाश में अलग अलग जगह पे बादल उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे आपने क्या सोच लिया, आपने कल्पना कर लिया, आपने सोच लिया कि आपको वहां पे दिखाई दे रहा हो कि जैसे हाथी उड़ रहा है। तो ये रचनात्मक कल्पना है। तो वे कहते हैं कि कल्पना ही काव्य का मूल है। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते तो आप कविता नहीं लिख सकते। किसका कहना है? सैमुअल का कहना है। ठीक है, अब देखिए दो में मतलब इन दोनों में, भारतीयों में और पाश्चात्यों में समन्वित दृष्टि क्या है, मतलब मिल क्या खाता है। देखिए जैसे खाना बनाने की, इसका भी उदाहरण लेकर ही हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए खाना बनाने के लिए जैसे सामग्री चाहिए, ठीक है, अभ्यास चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसके लिए आपको सामग्री चाहिए। यहाँ पे सामग्री क्या है? आपका प्रतिभा है, आपके अंदर जो भगवान ने टैलेंट देकर भेजा है, जो आप जन्मजात लेकर आए हैं, वो हो गया आपकी सामग्री। कुकिंग स्किल, लेकिन खाना कैसे बनाना है ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको अभ्यास करनी जरूरत है, कुकिंग स्किल चाहिए। ठीक है, जब तक आप लोगों का बनाया हुआ खाना, मतलब लोगों के पास से सीखेंगे नहीं, तब तक आप, मतलब उसके ऊपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा खाना नहीं बना सकते। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और रेसिपी का ज्ञान होना भी। तो जो सीख रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हो गया आपका कुकिंग स्किल। और रेसिपी का ज्ञान है कि आप बनाएंगे तो क्या बनकर तैयार होगा, ये हो गया आपका ज्ञान। तो ये तीनों जरूरी होते हैं। मतलब यहाँ पे खाने को लेकर उदाहरण के तौर पर समझाया गया ताकि आप लोगों को अच्छी सी चीजें समझ में आ जाए। तो इन तीनों का बहुत जरूरी है खाना बनाने के लिए। वैसे ही काव्य रचना करने के लिए भी ये सभी तत्व मिलकर काव्य हेतु बनाते हैं। मतलब इन तीनों का, मतलब तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे काव्य प्रयोजन के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये काव्य हेतु जो है वो दोनों पाश्चात्य और आचार्यों के मतों से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। काव्य प्रयोजन क्या है ये देखिए, भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों के मत से प्रयोजन को समझना है। ठीक है, तो प्रयोजन क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था भूमिका में कि काव्य, मतलब जो हेतु है वो क्या है, कि कविता क्यों लिखना है और उससे क्या हासिल होगा, ये प्रयोजन है। उसकी जरूरत, प्रयोजन का मतलब ये जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्या हासिल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि काव्य प्रयोजन की जो अवधारणा है, मतलब काव्य प्रयोजन वह उद्देश्य है, मतलब वही उद्देश्य है जिसके लिए काव्य लिखा जाता है और जिससे पाठक को लाभ मिलता है। जैसे मतलब अगर लोगों को कोई लाभ मिल रहा है तो वो उसका उद्देश्य है। जैसे फिल्म देखने से हमें मनोरंजन या सीख मिलती है, यही उसका प्रयोजन है। अगर मान लीजिए कोई फिल्म देख रहे हो आप, तो फिल्म देखने से आपको क्या मिलता है? फिल्म देखने से आपको कुछ सीख भी मिलती है, कुछ मनोरंजन भी मिलता है। ठीक है, कुछ आपका फीलिंग्स भी जाग जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा प्रयोजन है। ठीक है, तो देखिए भारतीय आचार्यों के मत से काव्य प्रयोजन क्यों जरूरी है, और पाश्चात्यों के भी जो आचार्य हैं उनके हिसाब से काव्य प्रयोजन क्यों जरूरी है या फिर क्या है, वो भी समझ लेते हैं। तो भारतीय दृष्टि में काव्य का मुख्य प्रयोजन है रसास्वादन, मतलब आनंद, आनंद लेना, खुश होना। भारतीय दृष्टि में एकदम सीधा सा उदाहरण है कि खुश होना, आनंद है, रस का स्वादन करना, मतलब रस मतलब ही आनंद है। ठीक है, तो पहला ही दिया हुआ है आनंद मतलब रस। देखिए इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई गीत सुनकर मन खुश हो जाए या आंखें नम हो जाए, यह रस का अनुभव है। जैसे आप मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, मूवी में कोई अच्छा गाना आप सुन रहे हैं, तो क्या होगा, आपको खुशी लग रही है, आपकी आंखों में नमी आ गई है। ठीक है, तो ये आनंद है। अगला देखिए, जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मतलब जैसे रामायण पढ़कर जीवन में सही गलत का ज्ञान मिलता है। भारतीय आचार्यों का मत है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मतलब कोई भी अच्छी किताबें पढ़कर जीवन में हमें सही और गलत का ज्ञान मिलता है। तो कविता में हमें क्या मिलता है, सही और गलत का फर्क भी देखने को मिलता है। कविता से हमें आनंद भी मिलता है। और कविता क्या कहता है ये देखिए, लोक मंगल और शिक्षा, मतलब जैसे कहानी के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। भारतीय मत में काव्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि जीवन सुधार का माध्यम है। मतलब इसमें भारतीय आचार्य मतों के हिसाब से जो काव्य प्रयोजन है उसके तीन कारण और भी मिल रहे हैं।
जैसे आपको आनंद मिल रहा है, काव्य मतलब आनंद पाने के लिए कविता लिखी जा रही है। दूसरा हो गया सही गलत का निर्णय कराने के लिए, ज्ञान होने के लिए भी कविता लिखी जा रही है, काव्य लिखे जा रहे हैं। तीसरा हो गया नैतिक शिक्षा, लोक मंगल, मतलब अच्छी शिक्षा देने के लिए भी लोगों को कविता या फिर काव्य लिखे जा रहे हैं। तो भारतीय मत में काव्य केवल मनोरंजन नहीं है, केवल मनोरंजन के तौर पर या फिर आनंद के तौर पर नहीं रखा गया है, बल्कि इसको जीवन की वास्तविक सुधार जो होते हैं उसके साथ भी जोड़ा गया है, ताकि बच्चे जब कविता पढ़ेंगे तो उनको सही गलत का ज्ञान होगा। बच्चे जब कविता पढ़ेंगे या फिर कोई भी व्यक्ति जब कविता पढ़ेगा तो उससे उसको नैतिक शिक्षा भी मिलेगी कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, पाश्चात्य आचार्यों के मत जो हैं इसमें भी एरिस्टोटल आते हैं, हॉर्से आते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल का काव्य प्रयोजन जो है वो है कैथारसिस, मतलब मन की शुद्धि है। हम लोगों ने अभी देखा कि आप भारतीय आचार्यों के मत से कि आप अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई गाना सुनकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं तो आपको खुशी मिलता है। इनका भी वही कहना है, जैसे दुखद फिल्म देखकर रो लेने के बाद मन हल्का हो जाता है। दुखद मतलब कोई भी दुख चीजें, अगर कोई भी व्यक्ति कोई दुख सीन वाला मतलब फिल्म देखता है या फिर उसके मन में जो दुख है अगर वो रो लेता है तो उसका मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर जो मन की शुद्धि है मतलब इसको कैथारसिस कहते हैं, जो कि एरिस्टोटल ने कहा है। काव्य प्रयोजन क्यों है, तो इनका मतलब पाश्चात्य आचार्यों के मत से के हिसाब से काव्य प्रयोजन का मतलब प्रयोजन इसलिए है कि आपके मन को हल्का किया जाए। हॉर्से का कहना है कि काव्य का उद्देश्य शिक्षा और आनंद भी है। अच्छा, हॉर्से यहाँ पर भारतीय पाश्चात्यों के साथ मेल खा रहे हैं, आनंद भी मिलना है और शिक्षा भी देना है। भारतीय आचार्यों ने भी वही किया, सही ज्ञान, सही और गलत का ज्ञान मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। तो जैसे कोई मजेदार कहानी जो हमें हंसाती भी है और सीख भी देती है, कोई मजेदार कहानी है जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी आनंद भी मिलेगी और कुछ वहां से सीखने को भी मिलेगा। तो हद से जो है यहाँ पर कहते हैं कि काव्य का उद्देश्य जो है वो शिक्षा और आनंद भी है। उद्देश्य का मतलब है प्रयोजन, ठीक है। मैथ्यू एर्नोल्ड जो है वो कहते हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है, मतलब जो काव्य है उसमें जीवन की आलोचना भी की जा सकती है। जैसे कोई कविता समाज की गलतियों को दिखाकर हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे मान लीजिए कोई कविता है जो कि समाज की आलोचना करता है, समाज की कुछ बुराइयां उसमें उजागर करता है, तो वो क्या करता है, बुराइयों को उजागर करने के बाद, उनकी गलतियों को दिखाने के बाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में कितनी सारी विसंगतियां जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से काव्य जीवन की आलोचना भी है। सामान्य जो दृष्टि है या फिर काव्य प्रयोजन की उसको देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे एक अच्छी फिल्म हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और कुछ सिखाकर भी जाती है, मतलब तीनों चीजें हैं, हंसाती है, रुलाती है और सिखाती भी है। ठीक वैसी प्रकार जो काव्य है वो हमें आनंद भी देता है, सिखाना मतलब कोई शिक्षा भी देता है, और जो मानसिक शुद्धि है हमारे मन को हल्का करता भी है, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अंततः स्पष्ट होता है कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों मिलकर काव्य की पूर्णता को स्थापित करते हैं। काव्य हेतु जहाँ रचना की आंतरिक प्रेरणा है, जो काव्य हेतु है वो रचना की आंतरिक प्रेरणा है, मतलब अंदर से फीलिंग्स जो निकलती है वो काव्य हेतु है। जैसे प्रतिभा, एक व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा, उसकी भावना, उसकी कल्पना, वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स है, इन सबको दर्शाता है। वहीं जो काव्य प्रयोजन है वो पाठक को मिलने वाले आनंद के बारे में, शिक्षा के बारे में और मानसिक परिष्कार को स्पष्ट करता है। मतलब दो चीजें हैं, एक है आंतरिक, दूसरा है बाहरी। मतलब एक दे रहा है और दूसरे से उसको लाभ हो रहा है। तो काव्य हेतु हो गया जो अंदर कवि के अंदर की फीलिंग्स है, उसके मन की जो बातें हैं वो समाज के सामने रखता है, और समाज के जो व्यक्ति उसको देख रहे हैं, मान लीजिए कोई डायरेक्टर है जो अपने कोई मूवी बना रहा है, तो मूवी को बनाने के लिए उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो उसके उसके मन से निकली हुई सारी चीज़ें हैं, वो जब उसको कास्ट करता है स्क्रीन पर, ठीक है, तो लोग उसको देखते हैं। देखने के बाद लोगों को क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। लोगों की जो मन होता है वो हल्का होता है, लोगों को आनंद भी मिलता है और लोगों की मानसिक शुद्धि भी होती है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी प्रयोजन। वो लोगों को क्यों दिखाता है, क्योंकि समाज में जो बुराइयां हैं वो दिखाया जा सके। आप लोगों ने मूवी में देखा भी है,
तो बिल्कुल मूवी को अगर आप लोग एक मूवी को अगर आप लोग अपने सामने रखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आराम से लिख पाएंगे। जैसे कि मूवी का जो डायरेक्टर है वो अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालता है, लोग उसको देखते हैं। तो जो व्यक्ति है वो कवि हो गया, जो डायरेक्टर है वो कवि हो गया। बाकी सभी लोग जो हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, वे भी कवि ही हैं, लेकिन वे लोग देखने वाले कवि हैं। मतलब वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग उसके प्रयोजन जो है, उसका कवि का जो प्रयोजन है उसमें है। और ये जो जो निकाल रहा है जो डायरेक्टर है, ये कवि काव्य हेतु में है। मतलब ये बना रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे लोगों को आनंद मिलता है, लोगों को शिक्षा मिलता है। ठीक है, और लोगों के जो मतलब सही गलत का फर्क है वो समझ में आता है, जो बुराइयां समाज में चल रही होती हैं उसको जान पाता है। तो रोजमर्रा के उदाहरण से ये समझ और भी सहज हो जाती है हम लोगों ने। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को यूज किया है, मतलब जैसे कि आप लोगों को समझाने के लिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो चीज़ें घट रही है। जैसे मैंने अभी फिल्म के बारे में कहा, आप लोग हालांकि फिल्म के बारे में अगर लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, समझ जाएंगे तो उसको अपने अलग तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो इन रोजमर्रा के उदाहरणों से लेकर मैंने जो समझाया आप लोगों को वो बहुत आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो जो काव्य है केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और संवेदनशील बनाने का सशक्त माध्यम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, जो कि भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों के बीच का जो मत है, उसकी छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्जाम के लिए। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लाइक जरूर, या फिर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।